नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पिछली कक्षा में हम पर्यावरण को पढ़ रहे थे। कक्षा 7वीं के पर्यावरण का भाग का पाठ एक पर्यावरण, जिसका अगला भाग हम पढ़ने जाएंगे प्राकृतिक पर्यावरण। इससे पहले हमने पर्यावरण को समझा है। दोस्तों हमने पिछली कक्षा में पर्यावरण के दो घटकों के बारे में पढ़ा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानवकृत पर्यावरण। दोस्तों अब हम जा रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ने कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। इससे पहले हमने पर्यावरण की परिभाषा को समझा था। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि पर्यावरण क्या है। हमारे आसपास की वो कोई भी वस्तु जो हमें घेरती है वो हमारा पर्यावरण है। दोस्तों चलिए प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जा रहे हैं बातें करने। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सभी चीज़ें मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करती हैं। दोस्तों मैंने ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल जब मिलता है तभी जैव मंडल संभव है या फिर जैव मंडल का निर्माण होता है। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है एवं वायुमंडल क्या है। दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर येलो कलर का दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को ही स्थल मंडल कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल यदि मैं स्थल मंडल की बात करूं तो सारी धरती स्थल मंडल नहीं है। इस धरती के का केवल ऊपरी जो भाग है, जो ऊपरी परत है, उसी को स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसे भूपरपट्टी भी बोलते हैं। दोस्तों ये मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। यह मिट्टी की पतली परत को से ढका हुआ है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों का स्कृतियों वाला विषम धरातल होता है। दोस्तों ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। महाद्वीप और महासागर ये दोनों चीज़ें ही स्थल के ऊपर विद्यमान हैं। इसके अलावा स्थलमंडल के क्षेत्र हैं जो वन, कृषि, मानव बस्तियां आदि सभी चीज़ें जो हैं स्थलमंडल के ऊपर बसी हुई हैं। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये वायुमंडल है, ये जलमंडल है, ये स्थलमंडल है। इन सभी चीज़ों को मिल करके यहाँ पे जैव मंडल संभव हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि जैव मंडल क्या है। जल के जितने भी क्षेत्र हैं दोस्तों उसे हम जलमंडल बोलते हैं। जलमंडल के नदी आ गया, झील आ गया, समुद्र आ गया, सागर आ गया, महासागर आ गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों ये सभी चीज़ें जलमंडल का ही भाग है। अच्छा एक चीज़ याद रहे अपने को कि पर्वतों की चोटियों के ऊपर जो ग्लेशियर है, जो हिम है, वो जलमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, जब वो पिघल जाए तब वो जल है, पिघलने से पहले वो जल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम सभी लोग। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल बोलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जलमंडल को हमने समझ लिया है। अब हम जा रहे हैं वायुमंडल के बारे में बातें करने। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना मैं समझा रहा हूँ केवल उतना ही पढ़ना है। दोस्तों हमारी भूपरपट्टी के ऊपर वायुमंडल के कई आवरण हैं, जिसे कई लेयर्स बोलते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। इन सभी मंडलों के बारे में हम अगली कक्षा में या फिर आगे हम पढ़ेंगे, अभी उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बस आप इतना ही समझिए कि पृथ्वी के चारों ओर फैली जो पतली परत है उसे हम वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह वायुमंडल को थामे हुए है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में परिवर्तनों के कारण मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। बिल्कुल दोस्तों, तड़ित, झंझावात, आंधी, तूफान, चक्रवात, परिसंचलन, इन सभी घटनाओं से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। एक छोटी सी बात को दोस्तों मैं और बता दूं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मौसम क्या है, जलवायु क्या है। दोस्तों जो मौसम है वो एक लघु घटना होती है, जबकि जो जलवायु है वो एक वृहद घटना है, एक वृहद परिवर्तन है। जो मौसम है, मौसम एक वर्ष में कई बार बदल सकता है, एक महीने में कई बार बदल सकता है, यहाँ तक कि एक दिन में भी कई बार बदल सकता है। लेकिन जो जलवायु है, जलवायु की अवधि जो है वो लंबी होती है। जो जलवायु है वो 30 वर्षों में बदलता है, 70 वर्षों में बदलता है, 100 सालों में बदल सकता है, 1000 साल में बदल सकता है, कई लाख सालों में बदल सकता है। जलवायु के परिवर्तन होने के हमारे पास बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं।
उनके अलग अलग नाम भी हैं। प्रमुख जो जलवायु परिवर्तन है उसको दो नामों से जानते हैं, हिमयुग और शीत युग। हिमयुग यानी पूरी पृथ्वी जो है गर्म, हिमयुग यानी जो पूरी पृथ्वी है वो ठंडी होनी शुरू हो जाए। और जो ग्रीष्म युग है, सॉरी मैंने हिमयुग और शीत युग एक ही बोल दिया। जो ग्रीष्म युग है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो है वो गर्म होना चालू हो जाए। अभी पृथ्वी जो है वो ग्रीष्म युग में चल रही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं। हमारे सामने एक और नया शब्द देखने को मिला है कि परितंत्र क्या होता है। इसमें जो रवि है वो फिर से सवाल उठाता है और उसकी समस्या को समाधान करने में उसके शिक्षक दोबारा से लग जाते हैं, उसके कुछ मित्र भी हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमें परितंत्र को पढ़ना है। चलिए यहाँ पे एक बॉक्स में आपको ऑरेंज कलर के बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि परितंत्र क्या है। पहले मैं ये पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपनी तरफ से परिभाषा बताता हूँ। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल उन्होंने बोला है। परितंत्र का मतलब ये होता है कि जब पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर हों, जब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर हों और निर्भर होने के कारण वो परितंत्र का निर्माण करते हैं, बस आपको ये समझना है। वही उनका परितंत्र है, वही उनका आवास है। आप जरा इस चित्र को देखिए। इस चित्र में यहाँ पे जल है, मैं यहाँ पे उंगली रख रहा हूँ, वहाँ पे जल है, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ जल है, यहाँ पशु चर रहे हैं, इसके पीछे झरना है, यहाँ पे जंगल है। तो जंगल परितंत्र अलग है, जल परितंत्र अलग है, ऐसे ही स्थलीय परितंत्र अलग होता है दोस्तों। उसके बारे में जलीय परितंत्र अलग होता है, सागरीय परितंत्र अलग होता है। हालांकि ये सभी जो चीज़ें हैं वो जलीय परितंत्र का भाग है। फिर भी नदियों का परितंत्र अलग होता है। ये मैंने छोटे से शब्दों में आपको बता दिए। मैं थोड़ा आगे और पढ़ देता हूँ कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास पर्यावरण के बीच में संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल का भी अपना परितंत्र होता है। बिल्कुल दोस्तों, रेगिस्तान का अपना परितंत्र है, पर्वतों का अलग परितंत्र है, जंगल का अपना अलग परितंत्र है। हाँ, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये जैसे क्या हो सकती हैं कि जो प्रजाति, जो नस्ल आपको जंगली परितंत्र में देखने को मिलेगी, हो सकता है कि वो प्रजाति आपको रेगिस्तानी परितंत्र में देखने को न मिले। मेरी बात आप समझ में आ रही होगी। जैसे यदि वर्षा वन वाले कोई जीव जंतु आपको जंगलों में दिखाई दे रहे हैं, तो वर्षा वन वाले जो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हैं आपको रेगिस्तान वाले इलाके में आपको दिखाई नहीं देंगे। जो सदा हरित जो पेड़ पौधे हैं वो आपको रेगिस्तान में दिखाई नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार से नागफनी के जो पेड़ हैं, जो कैक्टस की जो झाड़ियाँ हैं, वो आपको कभी भी सदा हरित वनों में दिखाई नहीं देंगी। ये इसी प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं कि क्या जलीय परितंत्र है, क्या स्थलीय परितंत्र है, क्या रेगिस्तानी परितंत्र है, क्या घास का मैदान है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए बाय बाय। आगे की जो ढेर सारी चीज़ें हैं उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाय।